हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू येदू क्लासेस। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 9 चैप्टर 3 द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स में इरेशनल नंबर को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम लोग इंटीजर्स के रेशियो के रूप में एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं, ये आपको डेफिनेशन दिया गया बुक में। इरेशनल नंबर आर द नंबर्स ऑन द नंबर लाइन दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज रेशियो ऑफ इंटीजर्स। मतलब नंबर लाइन में वो नंबर्स, जैसे आपका ये 1 है, 2 है, इनको मैं 3 है, जैसे 1 को मैं 1/1 कर सकती हूँ, 2 को मैं 4/2 लिख सकती हूँ, 3 को मैं 6/2 लिख सकती हूँ। तो ये सारे जो नंबर्स हैं मैं उनको इंटीजर्स के रेशियो के रूप में लिख सकती हूँ। लेकिन कुछ नंबर ऐसे होते हैं, जैसे आपका मान लीजिए √2 है, √3 है, ठीक है, इनको मैं नंबर लाइंस में किसी इंटीजर्स के रेशियो के रूप में एक्सप्रेस नहीं कर सकती हूँ। तो आपका एग्जांपल हो जाएगा इरेशनल नंबर का √2 है, √3 है, √5 है, √11 है। तो ये जो सारे नंबर्स हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, इरेशनल नंबर हो जाएंगे। तो इरेशनल नंबर है क्योंकि हम लोग उसको p/q फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाते। ठीक है, ये तो हो गया आपका इरेशनल नंबर। ये थिंक एंड रिफ्लेक्ट पेज नंबर 53 का दिया गया। कैन √2 बी रिटन एज अ रैशनल नंबर p/q? आप लिख दीजिए नो, √2 cannot be written as a rational number p/q because it is an irrational number। ठीक है, क्योंकि √2 जो है वो इरेशनल नंबर है, इसलिए इसको p/q फॉर्म में हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, ये आपको दिया गया है प्रूव दैट √2 इज इरेशनल। हम लोग को √2 को इरेशनल प्रूफ करना है। तो जब कभी भी किसी नंबर को इरेशनल प्रूफ करना है तो हम लोग कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूफ करते हैं। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड यूज़ करते हैं। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड में क्या करते हैं, जैसे आपको प्रूफ करना है कि √2 इज इरेशनल, तो हम लोग मान लेते हैं कि √2 रैशनल है। उसके बाद रैशनल लेकर उसको सॉल्व किया जाता है, फिर जो फाइनल आंसर आता है हमारा वो मिसलीड करता है, मतलब जो एक्चुअल फैक्ट है उससे अलग आता है। तो हम लोग ये बोलते हैं कि हम जो माने थे वो गलत है। इसी तरीके के जो प्रूफ होते हैं उसको हम लोग कहते हैं प्रूफ यूजिंग कॉन्ट्रडिक्शन। ठीक है, या प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन। तो ये कैसे करते हैं मैं आप लोगों को समझाती हूँ अभी। लेट √2 इज अ रैशनल नंबर तो √2 इज इक्वल टू a/b आप मान लेते हैं। ठीक, वेयर a and b आर co-prime integers एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, a और b कैसे को प्राइम मैंने समझाया था आपको कि a और b का नो कॉमन फैक्टर, मतलब a और b का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। मतलब जैसे आपका 1/2 है, इसमें 1 और 2 को प्राइम है। ठीक है, तो इसी टाइप का है a और b, जिसमें a और b जो है वो को प्राइम है, मतलब इनके जो कॉमन फैक्टर है 1 है। यदि मैं आपको 2/4 लिखती हूँ तो ये आपका को प्राइम नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 और 4 दोनों का कॉमन फैक्टर आपको 2 दिख रहा है, तो ये को प्राइम नहीं है। तो समझ में आया, √2 इज इक्वल टू a/b, जहाँ पर a और b को प्राइम है, इंटीजर्स हैं, एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम लोग इसको स्क्वायर करते हैं। ऑन स्क्वायरिंग √2 का स्क्वायर किए और यहाँ पर a/b का स्क्वायर किए, तो √2 का स्क्वायर किए तो 2 हो गया, और यहाँ पर a का स्क्वायर अपॉन b का स्क्वायर हो गया, और दिस कैन बी रिटन एज 2b का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर, ये आप इक्वेशन नंबर 1 डाल सकते हैं, और b का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, ये देखिए ये जो दिया गया ना, b का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर अपॉन 2, दिस इम्प्लाइज दैट कि a का स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। a का स्क्वायर को मैं 2 से डिवाइड कर पा रही हूँ, दिस इम्प्लाइज दैट a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। जब a स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो a भी 2 से डिविजिबल है। जैसे मान लीजिए आपको दिया गया है
4 का स्क्वायर ये 2 से डिविजिबल है, मतलब आपका 16 जो है वो 2 से डिविजिबल है, तो 4 भी तो 2 से डिविजिबल होगा ना, इसी लॉजिक को लगाया गया है। तो ए को जब हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो मान लेते हैं कि सी आता है, ठीक है। लेट ए डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू सी, और ए इज इक्वल टू 2c हो गया। ऑन स्क्वायरिंग ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 4c का स्क्वायर हो गया, क्योंकि जब मैं इसका स्क्वायर कर रही हूँ देखिए ए का स्क्वायर और 2c का स्क्वायर करूँगी तो कितना हो जाएगा, देखिए 2 2 जा 4 और c का स्क्वायर, वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। अभी पुट ए का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ से 2b का स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 1, वी गेट क्या मिल रहा है आपको, 2b का स्क्वायर इज इक्वल टू 4c का स्क्वायर, ये हो गया। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 डाल रही हूँ क्योंकि ये भी हम लोग को यूज़ होगा। 2b का स्क्वायर इज इक्वल टू 4c का स्क्वायर है, और b का स्क्वायर इज इक्वल टू 2c का स्क्वायर, तो मैं 2 से जब डिवाइड कर रही हूँ इसको, यहाँ भी मैं देखिए 2 से डिवाइड कर रही हूँ, यहाँ भी 2 से डिवाइड करती हूँ, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 4 को 2 से काटेंगे तो 2 बचेगा, तो यही चीज़ आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए b का स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू सी का स्क्वायर, मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, दिस इम्प्लाइज दैट b के स्क्वायर को 2 से डिवाइड करने से c का स्क्वायर मिल रहा है, इसका मतलब b का स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, दिस इम्प्लाइज दैट b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, ठीक है। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 3। तो आप 2 में देखिए क्या दिया गया है, a इज डिविजिबल बाई 2, 3 में क्या दिया गया है, b इज डिविजिबल बाई 2, मतलब a जो है वो 2 से भी डिवाइड हो जा रहा है, a भी 2 से डिवाइड हो रहा है और b भी 2 से डिवाइड हो जा रहा है। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 2 is common factor of both a and b। देखिए ना, ये a जो है वो 2 से डिविजिबल है और b भी 2 से डिविजिबल है, मतलब a और b दोनों ही 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब a और b दोनों का कॉमन फैक्टर 2 निकल रहा है। बट this contradict our assumption that a and b are co-prime, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एज्यूम किए थे कि a और b co-prime है, मतलब कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 निकलेगा, यहाँ पे कॉमन फैक्टर 2 आ रहा है। तो बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट आवर assumption that a and b are co-prime, तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन has arisen because of our incorrect assumption that root 2 is rational, क्योंकि 2 जो है वो कॉमन फैक्टर निकल रहा है a और b का, जो हमारे एजम्पशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि a और b को प्राइम है। और ये कॉन्ट्रडिक्शन किस लिए आया, क्योंकि हमारा एजम्पशन ही गलत था। हमने क्या माना था कि रूट 2 इज रेशनल नंबर, ये हमने एज्यूम किया था, तो हमारा एजम्पशन गलत है। सो वी कंक्लूड दैट, यहाँ पे देखिए रूट 2 इज रेशनल नंबर, ये हमने एज्यूम किया था और इसी गलत एजम्पशन की वजह से हमारा आंसर गलत आया। सो वी कंक्लूड दैट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। ये हो गया आपका प्रूफ, ठीक है। एक बार मैं और एक्सप्लेन कर देती हूँ। हम लोग को प्रूफ करना है कि रूट 2 इरेशनल है, ठीक है। हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, हम लोग ये एज्यूम कर लेते हैं कि रूट 2 रैशनल है, क्योंकि जो प्रूफ करना है उसका अपोजिट हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, इसीलिए इसको कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूफ करना। तो रूट 2 को हम रैशनल मान लिए। अब जब रैशनल है तो उसको p बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकती हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर a बाई बी लिखी हूँ। लेकिन हमारे साथ ये दिया गया है कि जो a और b क्या है, को प्राइम इंटीजर्स है, मतलब इनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा और कोई नहीं है, और साथ ही साथ b इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। पहले स्टेप में स्क्वायर कर लिए हम लोग,
√2 का स्क्वायर 2 हो गया और a/b का स्क्वायर अपॉन b का स्क्वायर हो गया। इसको सॉल्व करके हम लोग ये ले आए b का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर अपॉन 2। इस चीज़ का मतलब है, मतलब आप ये समझिए यहाँ पे जैसे कि 4 डिवाइडेड बाई 2 आपको 2 निकल रहा है, इसका मतलब 4 जो है वो 2 से डिविजिबल है, तभी तो हमारा आंसर आया। वही चीज़ यहाँ पर है कि a का स्क्वायर को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो मुझे b का स्क्वायर मिल रहा है। ये आपका क्वेश्चन दिया गया है, ये तभी क्वेश्चन मिलेगा जब ये डिविजिबल है। तो a का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू b का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर जो है वो 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब a जो है वो 2 से भी डिविजिबल होगा। ठीक, जब a का स्क्वायर डिविजिबल है 2 से, तो a भी 2 से डिविजिबल होगा। मान लेते हैं कि a को 2 से डिवाइड करने से हम लोग को c मिलता है, कोई क्वेश्चन मिलता है, किसी नंबर a को मैं जब 2 से डिवाइड करती हूँ तो मुझे c मिलता है, हम लोग इसको मान लेते हैं। तो यहाँ से देखिए a इज इक्वल टू 2c हो गया। अगले स्टेप में इसको स्क्वायर करना है, a का स्क्वायर इज इक्वल टू 4c का स्क्वायर हो गया। अब a और b में जो रिलेशन था उसको यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम लोग a की जगह में डाल दिए 2b का स्क्वायर, 2b का स्क्वायर इज इक्वल टू 4c का स्क्वायर हो गया। तो b का स्क्वायर इज इक्वल टू 2c का स्क्वायर, ये 2 को मैं नीचे ले आई। इसका मतलब, इस पूरे का मतलब क्या हुआ कि b का स्क्वायर जो है वो 2 से डिविजिबल है, तभी c का स्क्वायर मिल रहा है। जब b का स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब b भी डिविजिबल होगा। तो a भी 2 से डिविजिबल है, b भी 2 से डिविजिबल है, तो a और b दोनों ही 2 से डिविजिबल हैं। तो a और b दोनों का कॉमन फैक्टर 2 निकल गया। लेकिन हम लोग यहाँ पे एज्यूम किए थे कि वो को प्राइम में कॉमन फैक्टर 1 ही निकलना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ पे कॉमन फैक्टर 2 निकल रहा है। तो ये गलत आंसर क्यों आया? क्योंकि हमने गलत एज्यूम किया था। ठीक है, इसी को कहते हैं प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। √2 के बाद में √3 है, √5 है, ये सब इसी तरीके से बनेगा। जैसे यहाँ पे √2 दिया था, तो जहाँ जहाँ पे आपका ये 2 है, इस जगह पे जैसे हमने √3 का प्रूफ करना, मान लीजिए जब √3 का प्रूफ करना है तो यहाँ पे जहाँ पे √2 आया वहाँ पे √3, जहाँ पे 2 आया 3, सेम प्रोसेस या सेम स्टेप्स होंगे उसमें, लेकिन जहाँ जहाँ पे 2 आया वहाँ वहाँ पे आपको 3 रखना पड़ेगा। तो मैं इसको आप लोगों को करके दिखा दे रही हूँ। ये आपका थिंक एंड रिफ्लेक्ट पेज नंबर 55 का है। प्रूव दैट √3 इज इरेशनल। √3 को इरेशनल प्रूफ करने के लिए सेम तरीका इस्तेमाल करेंगे, कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूफ करेंगे हम लोग। लेट √3 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, तो √3 इज इक्वल टू a/b where a and b are co-prime integers and b is not equal to 0। ठीक है, ये हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। स्क्वायर करिए, 3 हो जाएगा और ये आपको हो जाएगा a का स्क्वायर अपॉन b का स्क्वायर, और 3b का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए, और b का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर अपॉन 3। तो b a का स्क्वायर को 3 से डिवाइड करें तो b का स्क्वायर मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि a का स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। दिस इम्प्लाइज दैट a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। ठीक है, सेम स्टेप, इसको इक्वेशन नंबर आप 2 डाल दीजिए। लेट a को जब मैं 3 से डिवाइड करी तो मुझे c मिल रहा है। ठीक है, तो a इज इक्वल टू 3c हो गया। ऑन स्क्वायरिंग a का स्क्वायर इज इक्वल टू 3c पूरे का स्क्वायर, मतलब 9c का स्क्वायर हो गया। a का स्क्वायर यहाँ से पुट a स्क्वायर इज इक्वल टू 3b का स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 1। तो ये जो a का स्क्वायर है वहाँ पर मैं डाल देती हूँ 3b का स्क्वायर इज इक्वल टू 9c का स्क्वायर। तो b का स्क्वायर इज इक्वल टू 9c का स्क्वायर अपॉन 3, ये कैंसिल हो जाएगा इससे। तो b का स्क्वायर इज इक्वल टू 3c का स्क्वायर आ गया। यहाँ से देखिए b का स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू c का स्क्वायर, मतलब b के स्क्वायर को जब 3 से डिवाइड करो, समझ में आ रहा है ये मैं 3 नीचे लेकर के आ गई हूँ। तो b का स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू c का स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, सो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। इक्वेशन नंबर 3 हो गया। तो फ्रॉम 2 and 3, देखिए 2 में दिया गया है कि a डिविजिबल है 3 से, 3 में दिया गया कि b भी डिविजिबल है 3 से। तो 2 और 3 से क्या निकल रहा है कि a and b बोथ आर डिविजिबल बाय 3, सो 3 इज कॉमन फैक्टर ऑफ
बोथ ए एंड बी, बट क्योंकि 3 कॉमन फैक्टर निकल रहा है ए और बी का, तो बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट आवर एजम्पशन दैट ए एंड बी आर को-प्राइम। ठीक है, ये हमारा ए और बी का कॉमन फैक्टर 3 निकल रहा है। हमने ये एज्यूम किया था कि ए और बी को-प्राइम है, तो ये जो हमारा आंसर आया कि 3 इज कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ ए एंड बी, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है हमारे एजम्पशन को कि ए और बी को-प्राइम है। तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज़ अराइजन because of our incorrect assumption that root 3 is a rational number. So we conclude that root 3 is an irrational नंबर। ठीक है, सारे स्टेप्स सिमिलर हैं रूट 2 की तरह ही, जहाँ जहाँ पे उसमें 2 आया था यहाँ पे वहाँ पर 3 आया। ठीक है, सेम तरीके से हम लोग रूट 5 का भी कर सकते हैं, रूट 7 का भी कर सकते हैं, रूट 10 का भी कर सकते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्ट पेज नंबर 55 में आपको रूट 5, रूट 7 और रूट 10 का भी प्रूफ करने के लिए बोला गया है। तो सेम स्टेप्स उसमें भी होंगे, जहाँ 3 है वहाँ पे सिर्फ आप 5 डाल दीजिएगा, रूट 5 को प्रूफ करेंगे। तो 7 के लिए जहाँ जहाँ पे 3 है वहाँ पे 7 डाल देंगे, और 10 के लिए जहाँ जहाँ पे 3 है वहाँ पे 10 डाल देंगे। बाकी सारा लिखना आपको बिल्कुल सेम तरीके से है। ठीक है, जैसे आपको प्रूफ करना है रूट 5 के लिए, तो जहाँ पर आपका 3 है यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यहाँ पर भी आपका 5 आ जाएगा, यहाँ पर आपका 5 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 5 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 5 हो जाएगा, यहाँ आपका 5 हो गया, ये भी आपका 5 हो जाएगा, यहाँ भी आपका 5, यहाँ भी आपका 5, यहाँ पे आपका 5, यहाँ पे 25, यहाँ पे आपका 5, यहाँ 5, यहाँ पे 25, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, देखिए 25/5 सी का स्क्वायर, तो यहाँ पे आपका 5 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 5 हो जाएगा, यहाँ 5 लिखिएगा, यहाँ भी 5 लिखिएगा। फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 ए एंड बी बोथ आर डिविजिबल बाय 5 करिए। सो 5 is common factor both a and b, but this contradicts our assumption that a and b are co-prime. This contradiction has arisen because of incorrect assumption that root 5 is rational. So we conclude that रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, इस तरीके से आप रूट 5 का प्रूफ कर सकते हैं। आप एक बनाएंगे तो आपको पूरा बन जाएगा। ठीक है, आप एक रूट 2 का अच्छे से कर लेंगे तो आपको रूट 3, रूट 5, रूट 7 सब बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आपको मैंने ये रूट 5 का बताया अभी आपको, वैसे यदि आपको रूट 7 का करना है तो जहाँ जहाँ पे आप 5 चेंज किए वहाँ पे 7 हो जाएगा। यहाँ 7, यहाँ 7, 7, 7, 7, 7, 7, यहाँ पे 7, यहाँ पे 7 होगा, यहाँ पे 7 7 जब 49 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 7, यहाँ पे 49, फिर जब हम लोग 7 को 49 को 7 से कट करेंगे तो यहाँ पे 7 बचेगा, यहाँ पे 7, 7, 7 सब जगह, जहाँ जहाँ पे 5 है वहाँ पे 7, और जहाँ पे उसका स्क्वायर है वहाँ पे 49। ठीक है, 10 के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर भी 10, 10, 10, 10, 10, 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ पे आपका 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। यहाँ पे आपका, क्योंकि इसमें आपका 10 था, यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे 10, इस जगह पे 100, और जब 100 को 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपका 10 बचेगा। यहाँ भी 10, यहाँ 10, यहाँ 10, यहाँ 10, यहाँ 10, यहाँ पर 10, यहाँ पर 10। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट रूट 2 ऑन द नंबर लाइन, मतलब नंबर लाइन में रूट 2 को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, ये आपका नंबर लाइन है। रूट 2 को रिप्रेजेंट करने के लिए मान लीजिए पॉइंट आपका ओ है और ये ए है। ठीक है, ये कितना है, 1 यूनिट का। ठीक है, ये आपका ओ ए 1 यूनिट का मैंने लिया। अब यहाँ से मैं ए बी परपेंडिकुलर लाइन डालूंगी, वो भी 1 यूनिट का ही रहेगा। ठीक है,
देखिए यहाँ पे टेक ओ ए इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑन द नंबर लाइन, ड्रॉ ए बी, ठीक है, ये आपका बी पॉइंट है, परपेंडिकुलर टू ओ ए ऑफ 1 यूनिट, ठीक है, ये भी आपका कितना हो जाएगा 1 यूनिट का ही हो जाएगा, ठीक है ना। ओ ए भी 1 यूनिट का है, ए बी भी 1 यूनिट होता है। अब इसको हम ज्वाइन कर देते हैं, ज्वाइन ओ बी हमने मिला दिया, ये आपको क्या मिल गया देखिए राइट ट्रायंगल। नाउ इन राइट ट्रायंगल ओ ए बी according to Pythagoras theorem, ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ठीक है। इस पर ट्रायंगल में ये आपका हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर और ये ए बी का स्क्वायर, ठीक है। तो ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए की जगह पर आप 1 रखिए, ए बी की जगह भी 1, तो कितना हो जाएगा आपका ये 2, तो ओ बी इज इक्वल टू √2, तो ये आपका जो वैल्यू निकला ये √2। अभी क्या करना है हमको देखिए, टेकिंग इस ओ को सेंटर लेके, क्योंकि हम लोग को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, तो ओ को सेंटर लेकर के एंड ओ बी आर्क लेकर के या ओ बी रेडियस लेकर के मैं एक आर्क कट करूँगी जो नंबर लाइन को यहाँ पे कट करेगा, ठीक है। तो टेकिंग ओ एज सेंटर एंड ओ बी एज रेडियस, construct an arc that intersect the number line at C। तो मान लीजिए आपको ये पॉइंट हो गया C, ठीक है। कैसे लेना है, ओ को सेंटर लेकर के ऐसा राउंडर का ऐसा नो करके आप ऐसा कट करेंगे तो आपको ये OC मिल जाएगा, ठीक है। ये आपको मिल गया एक आर्क OC, ठीक है। ये आपका जो OC डिस्टेंस है OC, सो OC इज इक्वल टू √2, ये आपका बन गया ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। क्लियर हो गया ना कैसे बनाते हैं हम लोग। क्या क्या किए, सबसे पहले ओ ए ले लिए 1 यूनिट का, आप 1 सेंटीमीटर ले सकते हैं, 1 इंच ले सकते हैं, तो ये एक ही यूनिट का होना चाहिए ओ ए। सिमिलरली ए बी जो है वो भी एक ही यूनिट का होना चाहिए, लेकिन ये ओ ए के ऊपर में परपेंडिकुलर, मतलब ये 90 डिग्री बनना चाहिए। आपका ऐसा ओ ए दिया गया है तो आपका ए बी यहाँ से ये 90 डिग्री बनना चाहिए, ये भी आपका 1 यूनिट हो जाएगा और ये भी आपका 1 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। फिर लाइन को इसे जॉइन कर देंगे तो ये जो डिस्टेंस निकलेगा आपका ये √2, ऐसे राउंडर पर नो करके ऐसा आप एक आर्क कट करेंगे तो ये आपको √2 मिल जाएगा नंबर लाइन, ठीक है। समझ में आ गया इसे कैसे बनाना है। अब देखिए आपका क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट √3 ऑन द नंबर लाइन। √3 बनाने के लिए हम लोग को √2 तक का तो सेम करना पड़ेगा। ओ ए हम लेते हैं 1 यूनिट का, ए बी परपेंडिकुलर डालते हैं 1 यूनिट का, ठीक है। तो ये आपको बन जाता है √2, ठीक है। अभी √2 बनाने के बाद ही हम √3 बना सकते हैं, तो ये √2 को मैं बेस मानती हूँ और यहाँ पे 1 यूनिट का परपेंडिकुलर डालती हूँ, ठीक है। ये देखिए ये बेस मान करके मैंने 1 यूनिट का परपेंडिकुलर डाला यहाँ पे, ये 90 डिग्री है, ठीक है। अभी इसको और इसको मैं मिला देती हूँ। देखिए ओ बी था, ये समझ लीजिए डी है आपका, ये ओ डी जो है वो आपका √3 होगा, ठीक है। ये कैसे होगा मैं आपको समझा देती हूँ अभी। इन यहाँ तक तो सेम लिखना है आपको, इन राइट ट्रायंगल ओ बी डी, ये आपका 1 यूनिट था, ठीक है। ये आपका हाइपोटेनस बन गया, ये आपका बेस है, ये परपेंडिकुलर है। ओ डी आपका क्या है, हाइपोटेनस है। ओ बी आपका क्या है, बेस है। और डी बी क्या आपका परपेंडिकुलर है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाइए यहाँ पर। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ओ डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर प्लस डी बी का स्क्वायर। तो ओ डी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ओ बी की जगह पे आप डालेंगे √2 का स्क्वायर
प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब ओ डी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखिए ये √2 का स्क्वायर मीन्स 2 प्लस ये 1 मतलब 3, तो ओ डी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका √3, ठीक है। लेकिन हमको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, तो मैं क्या करूँगी, ओ को सेंटर लेकर के और ओ डी रेडियस लेकर के मैं एक आर्क कट करूँगी जो मेरे को नंबर लाइन पे यहाँ पे कट कर रहा है, ठीक है। देखिए ओ सेंटर लेकर के ओ डी रेडियस लेकर के मैं एक आर्क कट कर रही हूँ जो मुझे नंबर लाइन को, जो मेरे नंबर लाइन को इस पॉइंट पे कट कर रहा है। तो आप इसको पॉइंट ई डाल सकते हैं, ठीक है ना। टेकिंग ओ एज सेंटर एंड ओ डी एज रेडियस, construct an arc which intersect the number line at E। ये आपका पॉइंट हो गया E, तो ओ ई इज इक्वल टू √3, ये आपका हो गया ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। ये आपका स्पाइरल तरीका से कहलाता है। ये हम लोग स्पाइरल बना दिए, जैसे आपको √3 मिल गया, फिर यहाँ पर आप 1 यूनिट का परपेंडिकुलर डाल दिए, फिर इसको आप मिलाए तो आपको √4 मिलेगा, फिर यहाँ पे 1 यूनिट का परपेंडिकुलर डालें, फिर इसको मिलाए तो आपको √5 मिलेगा, फिर यहाँ पे 1 यूनिट का परपेंडिकुलर डालें, फिर इसको मिलाए तो आपको √6 मिलेगा, फिर 1 यूनिट का परपेंडिकुलर डालें, इसको मिलाए तो आपको ये √7 मिलेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 1 यूनिट का परपेंडिकुलर डालें, आपको ये √8 मिल गया, फिर 1 यूनिट का परपेंडिकुलर डालें, ये आपको √9 मिल गया, फिर 1 यूनिट का परपेंडिकुलर डालें, आपको ये √10 मिल गया। इस प्रकार से आपका पूरा ऐसे स्पाइरल बनते चला जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया। ये स्पाइरल तरीका था बनाने का। एक और तरीके से मैं आप लोगों को सिखा देती हूँ √3 का बनाना। ये आपका नंबर लाइन है, देखिए √3 एक और तरीके से सिखा देती हूँ। आपका ओ है, ये ए है, ये आपका 1 यूनिट था, यहाँ से हम 90 डिग्री का डाले 1 यूनिट, ठीक है। ये भी आपका था 1 यूनिट, मैं इसको मिला दी, ये मेरा बन गया √2। यहाँ से मैंने एक आर्क कट किया था, ये मुझे नंबर लाइन पे मिला था √2, ठीक है। ये आपका √2 हो गया नंबर लाइन पे। यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर डाला, ये भी 1 यूनिट का था, इसको मिलाया तो ये √3 बन गया, ठीक है। देखिए इस ट्रायंगल में ये आपका ओ सी था, ओ सी आपका था √2 और ये आपका 1 यूनिट था, तो आपका √3 मिल गया। ये हम लोग एक आर्क कट किए तो ये आपको मिल जाएगा सी ई, समझ लीजिए ये आपका हो गया √3। समझ में आया ना कैसे किए। पहले हम ये √2 बना लिए ऐसे, यहाँ से एक और 1 यूनिट का डाले, ये आपका √3 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे √3, तो इस प्रकार से √4 बनाना है, फिर यहाँ से 1 यूनिट का डालें, फिर इसको मिलाए तो ये √4 बन गया, फिर यहाँ से डालें ये √5 बन गया। इस प्रकार से हम लोग करते चले जाते हैं तो हम लोग को अलग अलग नंबर मिलते चले जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है √5 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। ये √5 को रिप्रेजेंट करना है आपको नंबर लाइन पे, तो ये मैंने नंबर लाइन बना करके रखा हुआ है। √5 को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं ओ और ये ए है, ये मैं 2 यूनिट लेती हूँ, ठीक है। अभी ए भी परपेंडिकुलर डालना मुझे ओ ए के लिए आप 2 यूनिट लिख लीजिए। अभी ड्रॉ ए बी परपेंडिकुलर टू ओ ए ऑफ 1 यूनिट, ठीक है। 1 यूनिट का परपेंडिकुलर डालना मुझे यहाँ, ये आपका है ए बी 1 यूनिट, ठीक है। ये परपेंडिकुलर डाल गया। अभी ओ और बी को मैं मिला देती हूँ, ठीक है। जॉइन ओ एंड बी। नाउ इन राइट ट्राइंगल ओ ए बी, पाइथागोरस थ्योरम, ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। तो ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए कितना, देखिए 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब 4 + 1 कितना हो गया, देखिए 5। तो ओ बी इज इक्वल टू √5, ये आपका हो गया √5, ठीक है। अभी क्या करना है, देखिए सेम, टेकिंग ओ एज सेंटर एंड ओ बी एज रेडियस, कट एन आर्क दैट
इंटरसेक्ट द नंबर लाइन एट डी। मान लीजिए कि आपको यहाँ से एक आर्क कट करना है। देखिए ओ को सेंटर लेकर के, ओ बी रेडियस लेकर के मैंने एक आर्क कट किया है जो नंबर लाइन को यहाँ पे डी पे कट कर रहा है। तो ओ डी इज इक्वल टू √5 ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, ये आप राउंडर से करिएगा। सेंटर रखेंगे यहाँ पर ओ पर और ओ बी रेडियस लेकर के एक आर्क कट करना है। ठीक है, राउंडर का यूज़ करके करिएगा। ठीक है ना, तो आपको ओ डी इज इक्वल टू कितना मिल गया, √5। ठीक है, ओ डी आपको मिल गया √5 नंबर लाइन। ठीक है ना। यदि आपको √10 को रिप्रेजेंट करना है, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है √10 को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। √10 रिप्रेजेंट करने के लिए आप नंबर लाइन में 3 यूनिट लेंगे। यहाँ पे 0 1 2 3। ठीक है, ओ से लेकर के ए तक आप 3 यूनिट लिए। ठीक है ना। अब यहाँ से आप 1 यूनिट का परपेंडिकुलर डालेंगे, ये आपको बी हो गया 1 यूनिट। ठीक है, अब ओ और बी को आपस में मिला देंगे। ठीक है, तो आप देखिए 3 का स्क्वायर और प्लस ये 1 का स्क्वायर, तो 9 + 1 कितना हो गया आपका 10। तो ये डिस्टेंस आपको √10 रिप्रेजेंट करेगा। आप ऐसा राउंडर लेकर के कैसा आर्क काटेंगे, राउंडर का नोक यहाँ रखेंगे ओ पर, इस पॉइंट पर राउंडर का नोक रखेंगे, ये एक आर्क कटेंगे तो आपका ये पॉइंट मिल जाएगा √10। ठीक है, ये आपका डी, सपोज ये आपका डी पॉइंट है, ये आपका √10 हो गया नंबर लाइन पे। ठीक है, ये आपका थिंक एंड रिफ्लेक्ट था, पेज नंबर 56 का थिंक एंड रिफ्लेक्ट। ये मैंने कराया। इसमें पेज नंबर 56 का जो थिंक एंड रिफ्लेक्ट है, इसमें आपको √3 √5 ये दिया गया था। आपको एक और क्वेश्चन पूछा गया इसमें, जनरलाइज दिस मेथड टू कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट ऑफ एनी लेंथ ऑफ फॉर्म √n। √n के लिए आपको एक जनरल फॉर्म बताना है कि किस प्रकार से हम लोग इसका लाइन कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, जहाँ पर आपको n एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, इसके लिए हम लोग कैसे करेंगे, चलिए ये भी मैं करा देती हूँ आप लोगों को। जनरलाइजेशन टू कंस्ट्रक्ट √n ऑन द नंबर लाइन, ये आपको बोला गया। ठीक है, थिंक एंड रिफ्लेक्ट पेज नंबर 56 का ये भी क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो सपोज आप लिख लीजिएगा इसको। सपोज वी हैव अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ √n-1। ठीक है, और √n-1 का एक लाइन सेगमेंट है, मतलब जब मैं नंबर लाइन में ले रही हूँ यहाँ पे ये √n-1 है। ठीक है ना। अब यहाँ से 1 यूनिट का परपेंडिकुलर नोट डालते हैं, अभी मैंने सिखाया सारा स्टेप। तो मान लीजिए कि आपके पास में एक लाइन सेगमेंट है जिसका लेंथ आपको दिया गया है √n-1। ठीक है ना। देन एट वन एंड ऑफ दिस लाइन segment, draw a perpendicular of 1 यूनिट। ठीक है, 1 यूनिट का हम लोग परपेंडिकुलर डाल देते हैं तो आपका फिगर कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। ओ है, ये ए है, √n-1 है और यहाँ पे आपका 1 यूनिट का है। ठीक है, ये वाला लाइन आपको बोला गया है। देखिए ये बी है, तो ओ बी कितना हो जाएगा, देखिए ओ बी इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर है, तो ओ ए कितना हो जाएगा, देखिए n-1 इस पूरे का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब √n-1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखिए n-1 प्लस 1, ये कट गया इससे, तो ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू n, तो ओ बी कितना हो जाएगा आपका √n। ठीक है, ये आपको डिस्टेंस मिल जाएगा √n। इसी तरीके से हम निकालते हैं ना, ओ को सेंटर लेकर के ओ बी आर्क लेकर के हम लोग एक कट कर सकते हैं जो कि आपको √n नंबर लाइन पे मिल जाएगा। ठीक है, क्या करना है हम लोग को, ओ बी नाउ आर्क ऑफ रेडियस ओ बी व्हेन कट द लाइन सेगमेंट
गिव्स रूट n ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। ये जो रेडियस है, ये जो ओ बी रेडियस का जो आर्क है, जब ये नंबर लाइन को कट करेगा तो हम लोग को रूट n मिल जाएगा नंबर लाइन पे, ठीक है। दिस मेथड when extended repeatedly starting from a unit segment give स्क्वायर रूट स्पायरल, ठीक है। जो मैं आप लोगों को पहले समझाई थी वही हम लोग को मिल जाता है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को √2, √3, √5, √7 इन सबको इरेशनल कैसे प्रूफ किया जाता है वो सिखाई हूँ। साथ ही साथ √3, √5, √10 इन सब नंबर्स को नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वो मैंने सिखाया है। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। इसी प्रकार के इजी सॉल्यूशंस के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, मेरे वीडियोस को लाइक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।